जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे जो एमसीक्यू रहते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब से रिलेटेड हैं एंड असम से हैं, है ना, बिहार से हैं, तो भी जो है वो इंग्लिश में समझ पाते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दो लैंग्वेज में रखते हैं, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश है। और बिल्कुल यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है वो यह है कि हम सिंपली भाषा में बिल्कुल जो है अपने सारे एमसीक्यू को फॉलो करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण बताना है, क्या है, प्राइमरी जो रीजन है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति या फिर कोड, जन्मजात विशेषताएं हैं, पर्यावरणीय प्रभाव है, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में एक जटिल क्या है, यहाँ पे पारस्परिक क्रिया है। तो फ्रेंड्स, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पेशली आते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। देखो, व्यक्तिक विभिन्नता वो होती है, मानो आपकी क्लास है, आप टीचर हैं, आपकी क्लास में भाई 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, या फिर 45 बच्चे, इतने बच्चे आपकी क्लास में हैं। देन सभी बच्चे अलग अलग कैटेगरी से, सभी बच्चों का धर्म भी अलग है, सभी बच्चों की रुचि भी अलग है, सभी बच्चों की बुद्धि क्षमता भी अलग है, सभी बच्चों का रहन सहन, खान पीन, पालन पोषण, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी अलग है, मम्मा पापा भी अलग हैं, ओके, उसका इन्वायरमेंट भी अलग है, उसकी क्षेत्रीय भाषा भी अलग है, ओके, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो यही क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता होती है कि जब बच्चे अलग अलग डिफरेंट जो है एरिया के होते हैं और अलग अलग जाति के होते हैं, तो बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है, देखने में भी अलग है सब कुछ। इसलिए इसका प्राथमिक रीज़न होगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। अब हमने व्यक्तिक विभिन्नताओं को तो समझा, इसे हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे जैसा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इसके दोनों के बीच की यहाँ पे अंतःक्रिया। मानो दो जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई है ना, होता है भैया, दो बच्चे भी जो है जन्म लेते हैं, दो जुड़वा भाई हैं, और भैया ये जो दो जुड़वा भाई है, मानो ये देखने में बिल्कुल सेम है, इनका जो फेस कट है एंड जो कलर है, बालों का रंग है, आंखों का रंग है, सेम है, काफ़ी सुंदर है, और ऐसे ही सेम है दोनों। लेकिन उन दोनों की जो बुद्धि क्षमता है, जो दोनों की रुचि है, दोनों का जो यहाँ पे हम बात करें सोचने समझने की क्षमता, यहाँ तक कि व्यवहार, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे दूसरों का सम्मान किया जाता है, सारी चीज़ें उनमें डिफरेंट है। भले ही वो जुड़वा बालक है, भले ही वो दिखने में समान हो सकते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें डिफरेंट होगी, रुचि डिफरेंट होगा, उसके हाव भाव डिफरेंट होंगे। अगर दोनों को स्कूल में पढ़ाया जाए तो ये नहीं कह सकते कि दोनों ही यहाँ पे जो है एक ही % लेके आएंगे, कि दोनों ही यहाँ पे 90% लेके आ रहे हैं, या फिर दोनों ही 70% लेके आए, फिर दोनों ही फेल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा दिखने में हाव भाव रंग रूप में एक जैसे हो सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि भाई हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, देखो हेरिडिटी के बिना इन्वायरमेंट नहीं है और इन्वायरमेंट के बिना हेरिडिटी नहीं है, इसलिए दोनों की ही परस्पर क्रिया। और इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन में देखे ना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन और हमारा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए बेस्ट ऑप्शन डी होगा। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनली इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारे MCQ है। क्वेश्चन सेकेंड है, देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद को कैसे हैंडल करें। देखो, क्लास में अभी हमने पढ़ा व्यक्तिक विभेदन, यानी कि वही व्यक्तिक विभिन्नता। क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का देखने का नज़रिया, रहन सहन, पेरेंट्स, खुद भी, पर्सनैलिटी, क्षमता, रुचि, व्यवहार, सम्मान, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। अब हम इन्हें कैसे फॉलो करेंगे, बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, कैसे फॉलो करेंगे। देखो, क्या ये लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापक को विविधतापूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, लड़ाई उत्पन्न होती है। अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या फिर लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। देखो, अगर क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता वाले स्टूडेंट्स पाए जाते हैं तो यह है क्या है भैया, यहाँ पे लाभकारी है, और विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त
मदद करते हैं। यानी कि एक क्लास है, एक क्लास में यहाँ पे व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है बच्चों में, तो इससे क्या होता है टीचर्स देखो, जैसा हम अगर 3 स्टूडेंट्स की बात करें, राम है, श्याम है और सीता है। भाई राम जो है वो देख कर ज़्यादा समझता है, और यहीं पे श्याम जो है वह सुन के ज़्यादा समझता है। यहीं पे जो सीता है वह खुद स्वयं जब एक्टिविटी करती है तब ज़्यादा समझती है, तब सीखती है। तो इसलिए तीनों बच्चों की सीखने की गति अलग अलग है ना। चौथे बच्चे की बात करें तो वो चित्र के माध्यम से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। इसलिए टीचर को चित्र भी सभी सामग्री का यूज़ कराना, चित्र है, दृश्य, श्रव्य है, चित्र है, यहाँ पे श्यामपट है, इन सभी संकेत, इन सभी के माध्यम से पढ़ाना होगा, जिससे कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत भी पूरी हो और समावेशी कक्षा भी बने। तो बताओ बनाए कि नहीं बनाए यहाँ पे माहौल? ओके, सो 4 ऑप्शन राइट है। आगे बढ़े, स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह है, पर मस्तिष्क घात है, पर अभिघात तनाव है, न्यून अवधान सक्रिय विकार है। देखो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा विकासात्मक विकार का एग्जाम्पल नहीं है, देखो विकासात्मक विकार का एग्जाम्पल वह होता है, विकासात्मक विकार वो होता है जब आप जन्म से किसी न किसी समस्या से अपूर्ण रहते हैं। मानो कि आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, या फिर आप एक जगह ध्यान अपना नहीं लगा सकते, आप में ADHD है, इस तरह के जो विकार होते हैं। आपने देखा होगा कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप में खोए रहते हैं, दूसरी ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते हैं, है ना। तो ये विकासात्मक विकार होता है, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। तो आत्मविरोह, इसका मतलब होता है आत्मविरोह, जो आत्मविमोह है इसका मीन्स होता है कि बच्चा स्वयं ही अपने आप में खोए रहता है, दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ठीक है। पर मस्तिष्क घात है, फिर यहाँ पे क्या है, पर मस्तिष्क घात है, और ये न्यून अवधान सक्रिय विकार, यानी कि ज़्यादा एक ही जगह पे ध्यान फोकस नहीं क्रिएट कर पाना, इधर उधर घूमते रहना, या फिर एक जगह नहीं बैठ पाना, और किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना, ये न्यून अवधान सक्रिय विकार है। और पर मस्तिष्क घात, इसमें सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सीमित रहती है, ओके। तो ये यहाँ पे ये है, लेकिन पर अभिघात जो यहाँ पे तनाव है, पर अभिघात जो यहाँ पे तनाव है, यह आपका एक विकासात्मक विकार नहीं है। विकासात्मक विकार वह होता है जब बच्चे में जन्म से ही कुछ विकार उत्पन्न होता है, जन्म से ही। और ये आपका पर अभिघात जन्म क्या होता है, जैसे बिल्कुल स्वस्थ यहाँ पे एक बालक है, मानो कि वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जो है बाहर घूमने गया है, तो उसके साथ क्या हुआ भाई, एक्सीडेंट हो गया। देखो ऐसा ना हो भाई, मैं समझा रही हूँ, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मानो कोई दुर्घटना यहाँ पे घटित हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। मानो एक्सीडेंट में वो है जो है बोल नहीं पा रहा है ना, उसकी आवाज़ें छिन गई, या फिर उसकी आंखों पे इतनी चोट लगी वो आंखों से देख नहीं पा रहा, या फिर वो कानों से सुने, या फिर वो हाथ से जो है एक हाथ से यहाँ पे क्या हो गया भाई, हाथ नहीं रहा, एक पैर उसके नहीं रहा। तो ये जो इस तरह की जो बाद में होती है, जो बाद में किसी दुर्घटना से या फिर कोई नेचुरल प्राकृतिक या फिर कोई और यहाँ पे कि लड़ाई झगड़े में चोट फेंट लग जाती है, उससे नुकसान हो जाता है, तो जब बाद में इस तरह की घटनाएं घटित होती है हमारे साथ में, तो वही क्या कहलाता है, पर अभिघात तनाव। तो यह विकासात्मक विकार का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल स्वस्थ था। अब देखो दुर्घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, आप है, मैं हूँ, और है, क्या पता होता है टाइम का, नहीं ना। तो इसलिए ये यहाँ पे C ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि देखो एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट से विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी, एक स्टूडेंट से और विद्यालय में लगातार बहुत कम मार्क्स उसके आते हैं बेचारे के, क्या बात है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो उसके अभिभावक को कैसे परामर्श दे, वे कौन देंगे, टीचर्स लोग देंगे। तो वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो देखो अगर इस तरह का बालक है कि विद्यालय में वह जो है बारी बारी में कम मार्क्स लेके आता है, उसको बहुत कम नंबर आते हैं, तो इस तरह से फिर उसके भाई जो पेरेंट्स हैं वो तो परेशान होंगे, क्योंकि अगर बच्चे कम मार्क्स लेके आएंगे, सही से पढ़ेंगे नहीं, तो पेरेंट्स तो आपको पता ही है कितने परेशान हो जाते हैं। तो भाई पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स को क्या रहता है कि भाई हम टीचर से ही मिलते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं भाई पढ़ पाते हो, क्यों तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, तो अब टीचर से ही सुलझाव करेंगे यहाँ पे। तो इसका मीन्स ये नहीं कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दो, या फिर उसे आप शिक्षा ही नहीं दो,
उसके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, नो। या फिर उसे कॉमिक्स, खेल, मोबाइल फोन इन सब पर रोक लगा दो, नो। बल्कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में क्या करे, कार्य करे। देखो अगर बालक जो है यहाँ पे मानो मैथ्स है, मैथ्स गणित का एक विषय है, मानो इसमें इसके बहुत कम मार्क्स आते हैं, इसे ही समझ ही नहीं आता। बहुत होते हैं भाई बच्चे जिसे मैथ समझ ही नहीं आता, इसे समझ ही नहीं आता, तो इसे टीचर्स लोगों से पूछना चाहिए। क्या टीचर्स लोगों से भी इसे पूछना चाहिए, अपने पेरेंट्स के सामने भी से अपनी बातें रखनी चाहिए कि ये मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ। तो कुछ आपको आपके पेरेंट्स भी कराने की कोशिश करेंगे, देन यहाँ पे टीचर्स आपके मनोभाव को समझे और यहाँ पे आपको सही तरीका दिखाएंगे। तो इसलिए आपको अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करना है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। और वैसे भी आप जानते हैं बेसिकली हमें सबसे मेन से यहाँ पे जो है कि बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन ही चूज करना होता है। 5 क्वेश्चन है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। देखो एक टीचर है, उस बच्चे के साथ में परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। सो बताऊंगी, समझाऊंगी। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके, या फिर वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभव कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। मानो कई स्टूडेंट्स हैं, या तो 6 to 8 का है, या फिर 1 to 5 का है, या फिर 9 to 10 का है, या फिर 11 to 12 का है ना, किसी भी साइड्स का हो सकता है। ओके देखो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, अव्वल है, प्रतिभाशाली है, बेस्ट है, अच्छा करता है पढ़ाई। ओके लेकिन क्या होता है, कभी ऐसी दुर्घटना घटित हो गई उसके साथ में कि वह या तो भाई जैसा भी मैंने फॉर एग्जांपल दिया था कि एक्सीडेंट हो गया या कोई नेचुरल यहाँ पे प्राकृतिक दुर्घटना हो गई जिससे कि बालक चलने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है, देखने में असमर्थ है, कि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि आंखों की रोशनी चली जाती है। भाई दुर्घटना तो जब होती है कुछ नहीं पता चलता कब हमारे शरीर का कौन सा अंग यहाँ पे क्या होने वाला है, आखिर हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतनी बुरी हालत होती है एक्सीडेंट वाली। ओके तो यही अगर इस बच्चे को यहाँ पे इसके साथ में ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है तो फिर यहाँ पे एक विद्यालय को, एक टीचर्स को उसे कैसे परामर्श, उसे कैसे मोटिवेट देना है, कैसे उसे फिर से वही स्टूडेंट्स के तरह उभारना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये तो नहीं करेंगे कि तुम आराम करो, तुम भैया यहाँ पे आराम करो बस और कुछ नहीं होगा तुमसे, या फिर हम केवल उसके अनुभव कौशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से ही कराया जा सकता है, या फिर यहाँ पे हम भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। नो जबकि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। देखो उसके टीचर्स को उस स्टूडेंट से मिलना चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि क्यों नहीं तुम दोबारा भी कर सकते हो, क्यों नहीं तुम यह चीज़ कर सकते हो, बिल्कुल तुम कर सकते हो और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बस तुम्हें क्या करना है आगे की ओर निरंतर बढ़ते चलना है। तो फिर देखो बच्चा कैसे मोटिवेट होता है और कैसे तुरंत से जो है भले ही वो दुर्घटना में भी घटित हो गया, कुछ भी होगा, लेकिन अगर तुम उसे मोटिवेट करोगे एक बेस्ट टीचर होने के नाते तो बच्चा कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट था। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी, और ये 5 क्वेश्चन, ये तो फिर से रिपीट है। चलो 6 क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशे तन जाती है। उसकी व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? सो ग्रेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका स्पेशली एग्जाम्स में आता है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। ओके सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चंस के आधार पर आंसर देना है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो पहली बार जब आया कोई बच्चा है मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में आता है। अब देखो मानो आपके घर पे छोटा बालक है और अभी जो है वह 2 या फिर भी 2.5 साल का है, ठीक है।
2 साल 6 मंथ का है, फिर 3 साल का है, चलो मानो, और आप उसे आंगनवाड़ी स्कूल में या फिर प्री नर्सरी वाले स्कूल में भेजते हैं, तो आप खुद बताइए, क्या आप जब उसे फर्स्ट टाइम भेजेंगे क्या वह आराम से बैठ जाएगा स्कूल में? नो नो नो, मम्मा मम्मा करते हुए चिल्लाएगा। तो मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, बहन चाहिए, दादू चाहिए, दादी चाहिए, कोई ना कोई तो उसे भाई अपनी फैमिली का मेम्बर चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि भैया कोई भी, दुनिया का कोई भी बालक हो, कोई बच्चा होगा जो हंसते मुस्कुराते फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, लेकिन दुनिया का कोई भी बालक है जब वह फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा प्री नर्सरी या आंगनवाड़ी में, तो सबसे पहले उसका जो रिएक्शन होगा वो यही होगा, मम्मा मम्मा कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो, पापा मेरे पास रहो। ये भाई इस तरह से फील होगा, या फिर रोएगा, या फिर वहाँ पे टिकेगा नहीं, भागेगा वहाँ से, या फिर चिल्लाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन फिर जैसे ही वह चीज़ों को समझने लगता है और धीरे धीरे वह 5 या फिर 6 साल का होता है, फिर उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में होता है, तो फिर वह यहाँ पे जान जाता है कि हाँ ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, और भैया मैं स्कूल जाऊँगा तो आऊँगा फिर भी मैं अपनी मम्मा और पापा के पास में, तो ये तो है नहीं कि मैं इनसे दूर हो जाऊँगा, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है और फिर बढ़िया से अच्छे से स्कूल जाता है और अपने कंधे और गर्दन की पेशियों को तना लेता है, क्योंकि बैग रखता है उसमें। तो ये क्या है, ये विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विभेद का मीन्स यही होता है जब बच्चा पहली बार चीज़ों को नहीं समझ पाता और रोकर चिल्लाकर बताता है कि नो नो मैं नहीं बैठूंगा स्कूल में, मुझे तो मम्मा चाहिए पास में, ओके। फिर एकीकरण, फिर वो समझ जाता है कि हाँ मम्मा के पास में फिर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इनके पास में पढ़ लूँ, ओके। फिर वह चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता अपने आप को, इसलिए 4 ऑप्शन बेस्ट है। चलिए, एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। देखो एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है, अगर बच्चा गलतियां करता है तो फिर क्या करते हैं टीचर्स लोग। तो फाइनली इसका सबसे मेन जो एग्जांपल्स है वो ये है, अगर बच्चा गलती करते हैं तो भैया जो है टीचर्स का यह दायित्व है कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को प्यार से, सम्मान से, एकदम सही तरीके से उसे यहाँ पर उसका सम्मान करना है और उसे ढालना है, कहना है कोई बात नहीं, समस्या है, होती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, सीखोगे, गलती से तो सीखोगे आप लोग, कुछ नहीं हुआ। तो ये नहीं कि आप उसे डांटो, ओके। या फिर ये भी नहीं है कि आप भाई यहाँ पे क्या करो, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करो, तुलना करो उसकी, नो नो नो। या फिर कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराओ, कहो कि ये समझ नहीं पाता, हटाओ उसको, जैसे क्लास से बाहर निकालो, मुझे नहीं पढ़ाना है ऐसे बच्चों को। क्या आप टीचर होके ऐसा बर्ताव करेंगे बच्चों के साथ में? नो, कभी नहीं। बल्कि क्या होगा यहाँ पे, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यही एक बालक है, अगर गणित में सम्स वह सॉल्व कर रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, बार बार गलती करता है, एक टीचर्स का यह दायित्व है उसे समझना और कहाँ गलती हो रही है उसका निदान करना, फिर उसे उपचार देना, उसकी हेल्प करनी, सहायता करनी और उसे समझाना, उसकी आंसर तक पहुँचाना। ये सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन होगा, ओके। तो भैया 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसे पिटाई करो, ये करो, वो करो, फटकारो, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं करना, ओके। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक है, अध्यापक एवं साथी है, साथी एवं माता पिता है, माता पिता एवं भाई बहन है। तो इनमें से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चा कहाँ से और कैसे किसके साथ में खेलता कूदता है, सीखता है, व्यवहार यहाँ पे करना और सम्मान करना दूसरों का, चीज़ों को सीखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हल्का फुल्का, तो कैसे, कहाँ से और किसके साथ में सीखता है? सबसे पहले सबसे प्राथमिक जो समाजीकरण होता है बालक का वो होता है उसके माता पिता, उसके भाई बहन। सबसे पहले बालक अपने माता पिता से सीखेगा। इसके माता पिता सिखाएंगे कि बेटा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसा आपको व्यवहार करना चाहिए, दूसरों से ऐसे बातचीत करनी चाहिए, सारी चीज़ें पेरेंट्स सिखाते हैं। देन भाई बहनों के साथ में वह खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है और अगर भाई लड़ाई भी होती है तो समाधान भी करना सीखता है। तो इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो होता है उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन, ओके। सो बेस्ट ऑप्शन
4 यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान पूछा है प्रारंभिक, तो कौन सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन तो सपोर्ट करेंगे उसको। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली इसलिए डी ऑप्शन राइट है। सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। तो यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा का अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो एक टीचर है, काफी समझदार है टीचर। ओके, तो यहाँ पे एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर, देखो एक कमेटी के प्रधान आते हैं स्कूल्स में, तो उन्हें यहाँ पे वह सभापति के स्थान पर क्या बोलती है? सभाध्यक्ष बोलते हैं। क्योंकि सभाध्यक्ष जो ये यहाँ पे शब्द है, देखो जो ये शब्द है सभाध्यक्ष, ये एक ऐसा शब्द है कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ प्रधान यहाँ पे पुरुष ही हो सकता है। प्रधान भाई महिला भी तो हो सकती है। बताओ होती है कि नहीं होती स्पेशली। और आज के टाइम में तो भैया जो यहाँ पे आपके क्या करते हैं ना, जो कि जिसको भी भाई प्रधान वरदान बनना होता है तो स्पेशली उनकी वाइफ के नाम से ही वह जो है यहाँ पे पर्चा वर्चा भरते हैं, है कि नहीं? तो भैया महिलाओं को ही दिया गया है भैया आज के टाइम में यहाँ पे सारा अधिकार, लेकिन संभालते पुरुष है लेकिन है महिलाओं के ही ऊपर। तो इन्होंने सभाध्यक्ष क्यों कहा, यहाँ पे क्यों लिखा? सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष इस टीचर ने इसलिए लिखा क्योंकि इसे पता है कि सभाध्यक्ष यानी कि भाई प्रधान पुरुष भी हो सकता है, महिला भी। यहाँ पर ये क्या कर रही है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ये नहीं दर्शा रही है कि हाँ प्रधान पुरुष ही हो सकता है या प्रधान महिला ही हो सकते हैं। न तो उसने पुरुष का यहाँ पे नाम लिया, न ही भैया इसने महिला का नाम लिया, इसने तो दोनों का नाम लिया है। कोई भी हो सकता है, सम्मान पूर्वक इनका सम्मान किया है। ओके, तो यहाँ पर यह जो टीचर है एक लिंग मुक्त भाषा का, यानी कि लिंग जो लिंग जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। देन इस माध्यम से यहाँ पे इसने सभापति के स्थान पर क्या लिखा? सभाध्यक्ष लिखा। चलिए नेक्स्ट, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन है, आत्मसातकरण है, साम्य धारण है या फिर संगठन है? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखो जब हम अपनी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को फोकस क्रिएट करते हैं, नए ज्ञान सीखते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? वह होता है हमारा आत्मसातकरण। क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, आत्मसातकरण होता है। मानो कि एक बच्चा है, एक बालक है, वह साइकिल चलाना सीखता है, यानी उसे साइकिल चलानी आती है पहले से ही। अब वह स्कूटी सीखना चाहती है। ओके, एक बालक है, स्कूटी सीखना चाहता है यहाँ पे। तो देन क्या करेगा? उसे पता है कि उसने साइकिल सीखी हुई है, तो कैसे चलाते हैं, बस उसमें स्कूटी में उसे क्या करना है? ओनली यहाँ पे रेस का ही थोड़ा ध्यान देना है, बाकी साइकिल की ही तरह स्कूटी को भी वह ऐसे ही हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो भाई यही आत्मसातकरण है कि जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान, नई चीज़ों को धारण करता है तो वही क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही भैया आत्मसातकरण कहलाता है। इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड है। क्या है सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सेकंड है। तो यहाँ पे जो है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानेंगे? आत्मसातकरण। यानी कि साइकिल उसे आती है ऑब्वियसली, बस थोड़ा हल्की फुल्की स्कूटी सीख लेगा, तो साइकिल के आधार पर ही कैसे किस माध्यम से सोचने स्कूटी भी सीख ली यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ो। प्यासे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा है, सामाजिक अनुभव है, परिपक्वन है या फिर क्रियाकलाप है? तो जीन प्यासे के सिद्धांत के अनुसार बात करें, कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ये हमें बताना है। तो भैया जीन प्यासे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? समझो, मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर हो गया है वृद्धि और विकास। ठीक है, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर है संज्ञानात्मक विकास, मेरी जिम्मेदारी है कंसेप्ट पढ़ाना। ओके, तो भैया सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, जीन प्याजे गार्डनर सबकी थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो जीन प्याजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। 4 इसकी अवस्था है: संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ओके, ये यहाँ पे 0 से 2 साल की है
और ये यहाँ पे 2 से 7 साल की है, और ये यहाँ पे 7 से 11 साल की है, और यह है 11 से 18 साल की है। ओके, इस तरह से इनकी 4 क्या है, अवस्थाएं हैं। तो भाई जीन प्याजे भाषा को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, परिपक्व को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्रियाकलाप को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि ये सभी शब्द जीन प्याजे के ही हैं। लेकिन सामाजिक जो अनुभव है, सामाजिक जो एक्सपीरियंस है, यह जीन प्याजे नहीं कहती। यह कौन कहता है? बहुत ही जाने माने फेमस से रहते हैं वाइगोत्स्की। क्या बात है, आखिरकार नाम इनका हर बार आ ही जाता है इस एडिशन में। ओके, तो भैया सामाजिक अनुभव की बात कौन करते हैं? यहाँ पे वाइगोत्स्की कहते हैं बालक कैसे सीखता है? अपने समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से ही तो सीखता है। लेकिन जीन प्याजे यहाँ पे बात करते हैं कि बच्चा जो है खुद स्वयं खोजबीन के आधार पर सक्रिय होकर, खुद बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, स्वयं खुद खोजबीन करता है, खुद एक्टिव होकर चीज़ों को करता है और खुद सीखता है। ओके, समाज की बात तो हमारे जाने माने वाइगोत्स्की साहब करते हैं, इसलिए कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि बात जीन प्याजे के सिद्धांत की हुई है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगर ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर है ना, ये अगर छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो फिर मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि आपको बिल्कुल थोड़ा भी यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा सारी चीज़ों को क्लियरली करने के लिए। ओके, और थोड़ा भी यहाँ पर ये नहीं होगा कि हम अब 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। इसलिए मैंने कंसेप्ट क्लास भी स्टार्ट कर दी है। CDP का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वृद्धि और विकास। आप उसे ध्यान से पढ़ो और यहाँ पे सारी क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी। ओके, क्वेश्चन 13 है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के रूप में आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जगह तो पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, क्या कहलाता है? देखो, क्या शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना चाहिए कि ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे? मानो यहाँ पे टीचर ने एक सब्जेक्ट्स पढ़ाया, सब्जेक्ट्स में यहाँ पे टीचर ने संज्ञा की विशेषता संज्ञा की परिभाषा पढ़ाई या फिर विशेषण की परिभाषा पढ़ाई। तो देखो, टीचर्स ने इसे रटवा दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, है ना, जहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस सब के भाव को ही संज्ञा कहा जाता है। तो इसकी जो संज्ञा की परिभाषा होगी पाठ्य पुस्तक में थोड़ी हार्ड लेवल से और थोड़ी लॉन्ग टाइप्स की होगी। लेकिन अगर यही चीज़ संज्ञा की परिभाषा बालक अपने शब्दों में समझेगा कि हाँ, जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम है, तो ही क्या है? ये संज्ञा है और क्या नॉर्मल है। बस ऐसे अपने शब्दों में हमें करना है। तो ये नहीं कि जो टीचर्स हमें पढ़ाएगा सेम टू सेम हमें वही रिकॉर्ड करना है, तो ये चीज़ नहीं है। तो भैया अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी अनुकूलन युक्ति है। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। बल्कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते और ज्ञान का जगत पुनः उत्पादित नहीं करते। और यहाँ पे टीचर्स कह रहे हैं कि शिक्षार्थी से यह अपेक्षा कर रहे हैं टीचर्स की जो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ हूबहू उन्हें उसी तरह से उसे ग्रहण करना है, हूबहू। तो भैया कभी भी कोई भी बंदा हूबहू तो नहीं सीखता, ये बात तो क्लियर है। चाहे मैं हूँ या फिर आप है या फिर कोई अदर है, कोई भी हूबहू तो नहीं सीखता। ना किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई हूबहू ही सीख सकता है। ओके, अपने थ्रू सीखता है, जैसे उसे आसानी रहती है, जैसे उसे पसंद आता है, जैसे उसे समझ आता है, वह तो उस आधार पे सीखता है। फिर वह हूबहू क्यों सीखे? ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपने एक्सपीरियंस की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का तू रट्टा फिक्शन नहीं करते। बल्कि यहाँ पे अगर संज्ञा की परिभाषा जो है टीचर्स ने इसे पढ़ाया है और नोट करा है कि तुम्हें यह यहाँ पे जो का तू ग्रहण करना है, तो ये चीज़ एक टीचर्स के प्रति और एक स्टूडेंट्स के प्रति बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल क्या है, गलत है। संज्ञा की परिभाषा बच्चे अपने शब्दों में याद करेगा तो वो सबसे बेस्ट है। ओके, सो फाइनली हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए और आज के सेशन में ओनली हम 13 ही क्वेश्चन रखते हैं। तो बताओ सेशन आपको कैसा लगा? आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त। यहाँ पे अगर सेशन आपको वाकई ही अच्छा लगा है, मस्त, तो अब आपको क्या करना है, देखो हम कभी भी आपको स्टार्टिंग में नहीं कहते कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मेन फोकस है ओनली आपको सिखाना। तो बाद में भी देखो अगर आपका मन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।